आप सभी को हमारा नमस्कार। अनदेखी कहानी के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक ऐसी महान हस्ती जिन्होंने अपने समग्र जीवन को सेवा एवं चिकित्सा के नाम कर दिया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह की, जिन्हें दुनिया डॉक्टर RN सिंह के नाम से जानती है। एक चिकित्सक होने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अनगिनत जन सेवा भी की और हिंदू शास्त्र का भरपूर अध्ययन किया। इनके कार्यकुशलताओं के समावेश को ध्यान में रखते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के हाथों इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं इनकी अनदेखी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनसे अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए परामर्श लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इनका नाम सुना है। तो आइए जानते हैं RN सिंह की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और हमसे हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछने के लिए बताया। बहुत बहुत नमस्कार। तो करते हैं शुरुआत आपकी शुरुआत से, यानी कि आपके जन्म से। ऐसा है कि हमारे जन्म के बारे में कुछ सी कहानियाँ हैं। जैसा कि जनवरी का महीना था, 29 जनवरी को मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी कहते हैं कि 30 तारीख को वो मधेपुरा में काम करते थे, मेरा गांव में जन्म हुआ था। तो लोग मुझे बुलाने बाबूजी को खबर करने गए, वो 30 तारीख था। और जैसे ही उनको खबर मिला कि उनको बेटा हुआ है, उसी वक्त खबर आई कि महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया। इसलिए हमारे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन हम कभी नहीं बोलते, बिकॉज वो एक ऐसा समय हो गया था। दूसरी कहानी हमारे जन्म के बाद की समय की है। जैसा कि मुझे पता है, लोग बताते हैं, हमारी दादी माँ भी बताती थी कि जब मैं 1 महीने का था तो हमारे पहले 3 हमारी बड़ी सिस्टर्स का देहांत हो चुका था किसी कारणवश। तो जब मेरे 1 महीने के बाद हमारा भी तबीयत बहुत ख़राब हुआ, तो जाड़े का समय था, हमको लोगों ने डेथ डिक्लेयर कर दिया और हमारी बॉडी को बाहर बरामदे पर रख दिया गया कि सुबह इसका कुछ किया जाएगा। जब सुबह किसी ने देखने गया कि भाई क्या है, तो पता चला कि मैं जिंदा हूँ। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इसका दूसरा जन्म हुआ। लगता है वो मेरा भाग्य था। तो ऐसी कहानी मैं अपने दादी और माँ से सुनता आया हूँ, और कभी कभी मैं इसको सोच के रिलीज करता हूँ कि चलो प्रभु ने हमें दोबारा जन्म देकर के दुनिया में भेजा है। तो मेरी कहानी, जन्म की कहानी यही है। मैं गोलमा, मेरा सहरसा के 28 किलोमीटर दूर गोलमा गांव में हमारा जन्म हुआ, और हमारे पिताजी उस वक्त वकालत करते थे मधेपुरा में, और जनरली गांव आते जाते रहते थे। हम लोग का वो शुरुआत गांव में ही बीता। फिर पिताजी की नौकरी लग गई और वो जुडिशियल ऑफिसर हो गए। तो सबसे पहली पोस्टिंग उनकी अररिया में हुई 1952 में। तो उस वक्त मैं 4 साल का था। तो मैं पिताजी के साथ गया। मुझे कुछ तो याद है नहीं उसके बारे में, लेकिन जैसा कि विविध याद रखता है कि मैं खगड़िया में ये अररिया में गया था। अररिया में कुछ पढ़ाई लिखाई की बात तो हुई नहीं, लेकिन फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ बेतिया, चंपारण के पास। बेतिया आने पर मुझे याद है कि जुडिशियल अफसर के बेटा था, और स्कूल एक केआर स्कूल था, लेकिन एक केआर स्कूल था। केआर स्कूल में हम लोग जो है सब पढ़ने की बात नहीं थी, भैया पढ़ते थे। हमको एक मानू छपरा मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए दिया गया, जहां हम बोरा लेकर के जाते थे पढ़ने। एक दिन हमारे टीचर ने हमको बड़ी पिटाई की थी और मैं बेहोश हो गया। फिर हल्ला का हंगामा हुआ, फिर मुझे केआर स्कूल में डाला गया। तीसरा चौथा वहाँ पढ़ने के बाद, जहाँ हमको याद है थोड़ा मोड़ा, हमारे पिताजी का फिर ट्रांसफ़र हुआ और हम लोग सासाराम चले गए। ट्रांसफरेबल जॉब था उनका। सासाराम जब पहुँचे तो वहाँ हमें क्या, वहाँ पर एक रूंटा मिडिल स्कूल सासाराम था, जिसमें हमारी पोस्टिंग, हमारी पढ़ाई शुरू हुई। मैं 7वां क्लास वहाँ से पास किया। जब उस वक्त का जो सेशन चलता था वो जनरली दिसंबर तक का चलता था। तो दिसंबर में हमने 7वां पास कर लिया। पिताजी का ट्रांसफ़र ड्यू था जून में, तो 6 मंथ्स के लिए हमें तकिया हाई स्कूल में डाल दिया गया। और फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, वो चला आए मुजफ्फरपुर। फिर मैं मुजफ्फरपुर आया।
मुजफ्फरपुर में मेरी पढ़ाई, नाम लिखाया गया बीबी कॉलेज स्कूल मुजफ्फरपुर में। वहाँ मैं जब पढ़ने लगा तो मुझे आर्ट्स दिया गया पढ़ने के लिए, जिसमें मेरा मन नहीं लगता था। तो फिर हमने हंगामा किया कि साहब मैं आर्ट्स नहीं पढ़ूंगा। साइंस में मेरे को दिया गया तो मैं उसमें साइंस के सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर आया, हिसाब में भी फेल कर गया। पिताजी अल्लाह किए कि अब क्या करोगे तुम, ना साइंस ठीक करते हो ना आर्ट्स करते हो। तो किसी ने सजेस्ट किया बाबूजी को कि इसको बायोलॉजी पढ़ाइए। बायोलॉजी सब्जेक्ट उस वक्त बहुत कम ही जब स्कूल में होता था, तो किसी ने बताया कि जिला स्कूल मुजफ्फरपुर में बायोलॉजी है। फिर मेरा स्कूल ट्रांसफ़र हुआ, मैं जिला स्कूल मुजफ्फरपुर चला गया, वहाँ पढ़ाई करी। फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कटिहार। कटिहार गए तो वहाँ पता चला कि बायोलॉजी एक ऐसे स्कूल में है जहाँ हायर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी। तो मैं चला गया उस स्कूल में। जैसे ही गया तो आइए जहाँ प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि अरे आप तो अभी एडमिशन लोगे। जज साहब, बाबूजी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, जज साहब आप एडमिशन लोगे, इस बच्चा को तो अभी एग्ज़ाम देना होगा, बिकॉज ये तो प्री टेस्ट अभी होगा। तो प्री टेस्ट मेरा लिया गया, मैं उसमें अच्छी तरह से फेल किया। फिर पिताजी ने कहा कि साहब तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, जब इतना आप चैलेंज करते हैं तो कोई बात नहीं। मैंने ठीका ले लिया कि मैं अब पढ़ूंगा ठीक से। मैंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को पूरा रट ले, सबको पढ़ते हुए मैं, दो हमारे दोस्त थे जो हम बायोलॉजी पढ़ते थे, हम 1963 में हम फर्स्ट डिवीज़न से केवल 563 नंबर लेके फर्स्ट डिवीज़न से पहली बार उस स्कूल में बायोलॉजी लेके कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास किया हो तो मैं था। आइए जहाँ प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि साहब इतनी अच्छी बात, तो अब क्या करोगे बेटे। तो मैंने कहा अब तुम बाबूजी जहाँ पढ़ाएं, तो DS कॉलेज कटिहार में एडमिशन लिया। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि पिताजी के साथ नौकरी में पढ़ते पढ़ते मैंने 7-8 स्कूल देखे 10वां पास करने में। ये कितनी दिक्कत वाली बात थी, लेकिन सब जगह मैं अपने आप को रखते रहा। जब पिताजी का ट्रांसफर पटना हुआ तब क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम चले आए पटना में हमारा एडमिशन DS कॉलेज कटिहार के बाद पटना में मेरा एडमिशन साइंस कॉलेज में हुआ, और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में हो गया। इसके बाद बाबूजी का ट्रांसफर होता रहा, लेकिन हमारा कॉलेज ट्रांसफर नहीं हुआ, बिकॉज मेडिकल कॉलेज चला गया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी का जो पेशा रहा उसकी वजह से आपको स्कूल और कॉलेज बार बार बदलने पड़े। ऐसा में क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं हमें पढ़ाने वाले, उनका पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है। कंफर्टेबल हम बहुत सारे टीचर्स से पढ़ने में नहीं फील करते हैं। हमारा जो दोस्ती होती है हमारी, और हमारे दोस्त के जो ग्रुप्स होते हैं, कई बार अच्छे दोस्त मिलते हैं, कई बार पढ़ने वाले दोस्त मिलते हैं। इतने परिवर्तन के बीच में भी आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत चैलेंजिंग रही होगी। आपने ऐसे में डॉक्टरी के पेशे को ही क्यों चुना? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कभी कभी हम लोग की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आता है जो हमें किसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है। जब मैं कहा रहा था कि बाबूजी का बहुत ट्रांसफरेबल जॉब था, तो सासाराम से जून के महीने में जब पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ मुजफ्फरपुर, तो हम लोग एक ट्रेन था जो बनारस होकर के आती थी, उससे हम लोग जा रहे थे। और जून के महीने में पिताजी को लू लग गया, और लू में उनका बहुत बड़ा बुखार हो गया, और हम लोग, बाबूजी की तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि बेहोश हो गए वो। और बलिया स्टेशन पर पुलिस लोगों ने मदद की, और स्टेशन मास्टर ने कहा कि आपको यहाँ उतर जाना है। पिताजी को बेहोशी की हालत में हमारे बड़े भैया वहाँ लेकर के उसको अस्पताल में भर्ती किए। बाबूजी 3 दिन बेहोश रहे, और मैं उस वक़्त मुश्किल से 10-12 साल का लड़का था। तो भैया तो बाबूजी को देखने में लगे रहते थे, और मैं अपने बच्चों को देखता था। तो इस बीच में हम लोगों ने देखा कि बाबूजी को देख करके हम लोग परेशान रहते थे। पिताजी तो बेहोश थे, मैं कभी कभी पिताजी को देखने जाता था, माँ को रोते हुए देखता था। और डॉक्टर जो आते थे उनका जो हाव भाव था वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगता था, और मुझे लगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा। वो जो एक इम्प्रेशन दिमाग में घुसा, तो जब मुझे बायोलॉजी का सब्जेक्ट मिला, और जब हुआ कि साहब बायोलॉजी से डॉक्टर आदमी बन सकता है, तो मैंने सोचा शायद प्रभु हमारी बात को, हमारे लक्ष्य को पूरा करेंगे। और मुझे तहे दिल से मन हुआ कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मुझे वो डॉक्टर की छवि अभी भी हमको याद है। वो जब आते थे और माँ पूछती थी कि डॉक्टर साहब क्या है,
और जी का माँ को डॉक्टर साहब बोलते थे हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उनका जो सांत्वना था और हमारी माँ का जो उस वक्त का सिचुएशन था, उसको मैं एक अबोध बालक कैसा देखता था, हमें बहुत ही डिफरेंट लगता था। वो एक बहुत बड़ी वाकया थी जो हमें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। फिर मौका ऐसा मिलता चला गया कि हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैं आज आपके सामने एज डॉक्टर हूँ। पटना में हर व्यक्ति आपका नाम जानता है, जो आपसे जुड़ा हो, मिला हो या जिसने आपसे कभी भी किसी भी रूप में रूबरू ना हुए हो, वो भी जानते हैं कि डॉक्टर RN सिंह कौन है। लेकिन एक बात हमें बताइएगा कि पेशे से आप डॉक्टर हैं। हमने आपके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात सुनी है, आप गीता का सार हो, रामायण का पाठ हो या फिर शास्त्रों का अध्ययन हो, उसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा है और आप इन सब चीज़ों का अध्ययन बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं। आप अपने उस चेहरे से हम सभी को प्लीज रूबरू करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन मैं इसका यही जवाब दूंगा कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व के बारे में जानने की कोशिश मेरी लालसा रही है शुरू से। और मैं जब भी डॉक्टर भी बना तो अपने जगह पर, लेकिन अपना हिंदुत्व तो था ही। और इसीलिए हमको हिंदू ग्रंथों से, रामायण महाभारत से हम रुचि थी और मैं शुरू से पढ़ता रहा। मैं इंग्लैंड गया, वहाँ 6 साल भी रहा, फिर भी मैं हिंदुत्व के प्रति हमारी जो आस्था रही वो बनी रही। और लिवरपूल में एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने एक वहाँ पर दुर्गा पूजा करते थे। उसके बाद एक हमने हिंदू कल्चरल सेंटर वहाँ बनाया, जिस पर कि हम लोग भारत के सभी देवी देवताओं का एक स्टेज बना करके रखे। और हिंदू कल्चरल सेंटर में जो आज मंदिर के रूप में ले लिया लिवरपूल में, हम ये सब काम करते रहे। तो शास्त्रों के पढ़ने का एक हमारी रुचि थी। रामायण महाभारत इस सब को, गीता को मैं बराबर कई एक बार पढ़ा हूँ और वेद पुराण ये सब की कहानियाँ सुनता रहता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबको, हर एक कहानी को मैं बारीकी से देखना कोशिश करता हूँ कि ये कहानी का एक्चुअली मतलब क्या है। कोई भी जो कहानी हम सुनाते हैं उस कहानी का अर्थ क्या है, उस कहानी की ज़रूरत क्या है यहाँ कहने की। कुछ ना कुछ तो पहले ज़माने में जब हम लोग का शास्त्र में राइटिंग नहीं होता था, लोग कहानी ही कहते थे, ऋषि मुनि सब कहानी कहा करते थे और वो मुंह से एक दूसरे से चलता था। तो ये सब चीज़ों को मैं साइंटिफिकली सोचने लगा तो हमें और भी अच्छा लगने लगा। और इसी के चलते मैं धार्मिक प्रवृत्ति में हमारी बदलाव नहीं आई और मैं उसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डुबोता चला गया। और आज भगवान की इच्छा से हम विश्व हिंदू परिषद में आए। विश्व हिंदू परिषद में मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया और करते कराते मैं फिर बिहार का प्रेसिडेंट हुआ, फिर ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हुआ, फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष हुआ। और ये सारी चीज़ उस एस्पेक्ट में होता चला गया। चूँकि हमारी रुचि वो थी, हमारा कुछ मेरा ज्ञान भी था, जिससे कि हम सपोर्टिव होते गए। और अल्टीमेटली हमको प्रभु राम ने ऐसी मतलब मौका दिया भगवान ने कि जब रामलला की स्थापना हो रही थी, ये क्या कहते हैं, अयोध्या में, तो हम एज ए प्रेसिडेंट हमको जाना था, लेकिन हमको खबर आई कि आप पत्नी के साथ आइए, बिकॉज आप मुख्य यजमान होंगे पूजा में। तो हम मुख्य यजमान के रूप में वहाँ पधारे और हम वाइफ और हमारे बेटी दामाद सब हम लोग जाकर के मुख्य यजमान के रूप में अयोध्या में कहते। ये प्रभु की कृपा है कि करोड़ों के हिंदू के रहते हुए एक डॉक्टर RN सिंह को यह मौका मिला, जो साधु महात्मा नहीं है, एक डॉक्टर है, लेकिन अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ उनको रामलला की पूजा करने का मौका मिला। ये सब प्रभु की इच्छा है। अगर ये कहा जाए कि आप चलते रहिए, आपका ज्ञान, आपका विवेक और आपका नज़रिया ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको आपकी राह दिखाएगा, तो सच ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपका जो अब तक का सफ़र है ये बहुत आसान नहीं होगा, बहुत सारी कठिनाइयों के साथ भरा होगा, काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव भी आया होगा। ऐसा नहीं होता कि जब हम एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं, नाम बन जाते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। हमें बहुत कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस भी करना होता है। ऐसे में डॉक्टर साहब, आपका पद्मश्री तक का सफ़र
आपने कैसे तय किया और क्या कुछ हुआ इस बीच, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपका ये प्रश्न बहुत ही रोचक है कि जब कभी भी हम जिंदगी के सफर में बढ़ते हैं तो हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और हम किस झील से, किस विश्वास से, किस तरह से उस मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वही हमें हमारा ध्येय होना चाहिए। और उस पर अगर हम कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि भगवान आपको मंजिल तक पहुँचाते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल है। कर्तव्य बोध की भावना आपको रहनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जिस दिन आप कर्तव्य बोध की भावना में रहेंगे उस दिन आपको आपका धर्म को निर्वाह करने में आपको प्रकृति, समाज और भगवान भी मदद करेंगे। इसी प्रिंसिपल पर मैं काम करता रहा हूँ। जब से मैं इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेकर के पटना आया तो यहाँ आने पर मुझे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करना पड़ा। डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब था कि हमारी 3 बेटियाँ, 1 बेटा हमारे थे। तीनों बेटियों का एडमिशन यहाँ के किसी स्कूल में नहीं हो पा रहा था। इतनी परेशानी थी कि नोट्रे डेम अंग्रेजी स्कूल और ये कॉन्वेंट स्कूल में हम लोग दौड़ते रहते थे, एडमिशन के लिए नहीं हो रहा था। किसी तरह से हमारी बड़ी बेटी का एडमिशन और बीच वाली बेटी का एडमिशन हुआ, लेकिन हमारी बड़ी बेटी थोड़ी लंबी हो गई थी और अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोलती थी, हिंदी नहीं जानती थी या कम जानती थी, बिकॉज 5 साल इंग्लैंड में रही। तो पहले ही दिन उसको स्कूल में बच्चियों ने हूट कर दिया। अब वो आके बोली मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर मुझे उस सिचुएशन में उसके लिए प्राइवेट ट्यूशन का इंतजाम करके उसके पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ा। ये सारी दिक्कतें हम फेस किए। इसमें हमारी पत्नी सब तरह से उसको मदद करी और हर एक जगह हमको सपोर्ट करती रही। हम लोग उसको झेलते रहे, करते रहे, लेकिन करते रहे। इसी बीच में जब नौकरी की बात आई, मैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री लेकर के आया था। मुझे अंदाज था कि भारतवर्ष में, बिहार में लोग मुझे इज्जत देंगे, मुझे काम देंगे। नहीं हुआ। मेरी पोस्टिंग लेप्रोसी में दुमका में कर दी गई। तो मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में माना। मैं चाहता था कि हमको मेडिकल कॉलेज में मेरी नौकरी हो, लेकिन पढ़ाने की मैं था, क्योंकि मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में 5 साल एनाटॉमी पढ़ा, शरीर रचना विभाग में पढ़ा करके गया था इंग्लैंड। और मुझे था कि मैं इसी डिपार्टमेंट में इसी तरह की पढ़ाई में लगा रहूँगा। लेकिन जब मैं आया तो सरकार की इतनी ऐसी नीति थी जिसके तहत मुझे नहीं मिला और मुझे बाहर दुमका लेप्रोसी में भेज दिया गया। मैंने नौकरी को छोड़कर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको चैलेंज के रूप में पटना में रह करके प्रैक्टिस करूँगा। और मैंने शुरू किया एक गराज में रह करके, एक गराज में पर्दा डाल करके इधर मैं रोगी देखता था, उधर रोगी बैठता था, और मैंने काम किया। डिफरेंट नर्सिंग होम से जा करके ऑपरेशन करता था। और उस दिनों को भी बिताते हुए उसमें हमारी पत्नी, हमारे परिवार का पूरा सहयोग रहा, और हम लोग अल्टीमेटली वहाँ से बढ़ते हुए फिर राजनगर में क्लिनिक खोले। ये सब करते हुए हम लोग चलते रहे। और अल्टीमेटली मैंने देखा कि बिहार में खास करके समाज सेवा का भी ज़रूरत बहुत है। और समाज सेवा में जो ज़रूरतें थी उसमें गरीबों का कल्याण, गरीबों के लिए थी। तो मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी ज्वाइन किया। रेड क्रॉस के थ्रू हम बहुत ही ज़्यादा कोशिश किए कि साहब हम किसी तरह से पब्लिक को सेवा करें। रेड क्रॉस के थ्रू मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। फिर हमने एक ब्लाइंड स्कूल को ज्वाइन किया। ब्लाइंड स्कूल में हमने काफ़ी काम करके वहाँ के बच्चों के साथ ये सब सामाजिक काम करते करते हमारा एक सोशल सिचुएशन, सोशल सर्विस में भी मेरा रिकॉग्निशन हुआ। फिर इधर मैं ईमानदारी से अपना जो प्रोफेशन करते रहा, उसमें हमको अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा कहते हैं सफलता मिली। और ये दोनों मिल करके हमें उस जगह पर ले गया जहाँ के लोग मुझे जानने लगे। और मेरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं था, बिहार कुछ सेवा संघ, पटना मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन, जितने क्लब्स हैं पटना के, उन सबों के मेंबरशिप, ब्लाइंड स्कूल, अनाथालय रोड नंबर 2 में जो है कहते हैं रंजीत भाई के साथ, ये सारे जगह मैं काम करता रहा। और इतने सारे समाज के काम करते करते मेरा नाम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आने लगा, डॉक्टरी के अलावे। ये दोनों का जो समन्वय हुआ
उसके चलते हो सकता है कि लोगों का दिमाग में ध्यान मेरे ऊपर आया और 2010 में मेरा नाम पद्मश्री के लिए भेजा गया और प्रभु की इच्छा राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने हमें पद्मश्री दिया। ये मेरी जर्नी पद्मश्री तक की थी और ये मैं समझता हूँ कि ये सभी तरह के कामों का समावेश का ये रिजल्ट है। ना कोई सफ़र आसान होता है और ना कामयाबी यूं ही बैठे बिठाए मिल जाती है। कामयाबी जब आती है तो अपने पीछे बहुत सारे निशान छोड़ जाती है। एक बहुत अच्छी कविता है, चल पथिक चल, मंजिल अभी दूर है, तू रुक नहीं तू थक नहीं, मंजिल तेरी दूर है। आपने बहुत अच्छे समय पे अच्छे फैसलों के साथ अपने जीवन के सफ़र को तय किया और आप आज यहाँ तक पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि आपको शास्त्रों का अध्ययन करना, वेद पुराण का अध्ययन करना या फिर रामायण के पाठ का अध्ययन करना, उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत अच्छा लगता है। आपने हमें ये भी बताया कि डॉक्टर आप किस स्थिति में बने, क्योंकि आपको एक डॉक्टर का पेशा, एक डॉक्टर का व्यक्तित्व आकर्षित कर गया। आपने हमें ये बताया कि आप समाज से कैसे जुड़े, क्योंकि यही समाज आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो आप इस समाज के बीच में घुसे, उसके लिए आपने काम किया और उस समाज ने और सामाजिक तत्वों ने मिलकर आपको सम्मानित किया। ये सब तो बहुत ही खूब रहा, लेकिन म्यूजिक के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो गाना होता है ये बहुत कर्णप्रिय होता है जब हम इसे सुनते हैं, और जो इसे प्ले करते हैं, जो इसे गाते हैं, उनके लिए तो ये आत्मा होती है। आप डॉक्टर हैं, आपको म्यूजिक का मतलब ये जो एक कनेक्शन है ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने सुना है आप म्यूजिक थेरेपी से भी अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। आपके प्रश्न का मैं किस तरह से जवाब दूं मैं नहीं समझ सकता, लेकिन इतना मैं जानना चाहता हूं कि कभी मैंने पढ़ा था म्यूजिक एंड नॉइस, हल्ला अगर हो रहा है तो उससे मन में परेशानी होती है, खराब लगता है, लेकिन वही अगर वो संगीत के रूप में आता है तो आपको कानों को अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिकली मैं अगर कहूँ आपको तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो हमारे शरीर को हार्मोनल बैलेंस करता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है डोपामिन। डोपामिन हार्मोन हमारे शरीर पे एडिक्शन करता है। जैसे कि आप म्यूजिक सुनती हो तो म्यूजिक सुनने का आपको आदत है, जहाँ कहीं भी म्यूजिक होगा आप वहाँ चली जाओगी। अगर आप म्यूजिक नहीं सुनते हो तो आपको खराब लगेगा, कहाँ जाके गाना सुने। तो म्यूजिक अगर सुनने के आप आदी होते हैं तो आपके शरीर का डोपामिन लेवल उस लेवल पर चला जाता है और जहाँ कहीं भी उसकी जरूरत तो आप देखते हैं तो करता है। उसी तरह से दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो हमारे शरीर में एनर्जी भी कहते हैं हैप्पीनेस लाता है, और ये हैप्पीनेस के चलते हमारा आउटपुट बढ़ जाता है कोई चीज़ का। यही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब गाय को दी जाती है तो उसके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। यही ऑक्सीटोसिन लेडीज में जब चाइल्ड बर्थ होता है उस वक्त मैक्सिमम होता है, बिकॉज एक माँ बन रही है, उसके शरीर में जो खुशी की माहौल है जिसके चलते ऑक्सीटोसिन मैक्सिमम होता है। फिर तीसरा हार्मोन है, उसका नाम है सीरोटोनिन, जो हमें कहते हैं उल्लास देता है। मैं अगर कोई चीज़ नहीं प्राप्त किया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, प्राप्त करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं, खुशी मनाते हैं। क्रिकेट में भी जीतना है तो किसी को पकड़ के, जिसको पहचानते भी नहीं है उसको मिलके करते हैं। और लास्ट में होता है एंडोक्सिन, जो हमारे शरीर के तो टॉक्सिक मटेरियल हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो डोपामिन का रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ अपने समय का, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, सितारा देवी और गांधी मैदान में प्रोग्राम्स होते थे। हम लोग रात भर बैठ कर प्रोग्राम सुनते थे, उनका म्यूजिक, उनका जो डांस और डुएट होता था वो सब वो सुनते थे। दूसरा हमारे गुरु थे प्रोफेसर शिवनारायण सिंह, डॉक्टर शिवनारायण सिंह, जिसके बारे आप सुने होंगे कि सितार वाले डॉक्टर थे। वो पेशेंट देखते देखते सितार बजाने चले जाते थे। मैं उनके साथ काम किया था, तो बहुत बार हमको आइडिया भी नहीं था, लेकिन जब वो बजाने लगते थे तो बहुत ही सूदिंग होता था। तो ये सारे चीज़ को देखने पर हमें लगा, एक दिन मैंने शिवनारायण बाबू से पूछा भी
कि सर इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है। उन्होंने कहा देखो, यही बात उन्होंने कही कि देखो, जब कोई म्यूजिक आप सुनते हो तो आपके शरीर में जो तरंगे उठती हैं उससे आपका जितना भी जो डिप्रेशन का चीज है वो खत्म होता है, एंड यू गेट एलिवेटेड, एंड देयरफॉर आपको किसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी बहुत डिप्रेस्ड है, उसको जाके पीठ पर हाथ देकर कहते हो नहीं ये सब हो गया, कोई बात नहीं है, फिर समय आएगा। वो क्या है? जस्ट गिविंग एन स्टिमुलस टू राइज। तो यही चीज हम जब संगीत के प्रति रखते हैं, हम पाते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को अपने नर्सिंग होम में जहाँ भी है, वो अगर चुपचाप पड़ा है और वो आसमान को देख रहा है, सोच रहा है कि मेरा जिंदगी तबाह हो गया, मैं अब एक्सीडेंट हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ देखो अच्छे म्यूजिक सुनो, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक जिस तरह का लगे उसी तरह का सुनो, म्यूजिक सुनो, उसमें तुम्हारा माथा म्यूजिक में लगा रहेगा तो तुम गलत चीज नहीं सोच सकते हो, डाइवर्सन होगा, उससे तुम जो एक तरह से गलत काम सोच रहे हो उससे नहीं होगा, तुम जो डिप्रेशन की ओर जा रहे हो उससे नहीं होगा। तो म्यूजिक के साथ अटैचमेंट, और म्यूजिक के साथ अगर किसी पेशेंट को आप कहते हैं कि उसको म्यूजिक के साथ लगाव रखो, तो आप उसके डिप्रेशन के जो रास्ता है उसको आप न्यूट्रलाइज करते हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि म्यूजिक का बहुत अच्छा रोल जिंदगी में है। और अगर हम म्यूजिक को इस तरह से देखें कि कोई भी आदमी, हम आप जो भी हैं, 3-4 तरह के म्यूजिक लवर होते हैं। एक जो मास्टर में केवल गाते हैं, एक जो बाहर भी गाने की कोशिश करते हैं, एक जो उनके पास जो प्रतिभा है उसको बहुत जगह दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ कोई पब्लिक फंक्शन होता है वो कहता है मैं भी एक गाना गाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ हस्बैंड दोनों अगर गाना पसंद करते हैं तो दोनों एक दूसरे को सुना करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो म्यूजिक बहुत बड़ा माध्यम है हमें आनंद प्राप्त करने का, और इस चीज़ को प्रभु कृष्ण ने कहा है, और उनके समय से ही एक म्यूजिक और जो है उसके और प्रेम का संबंध रहा है। तो यही एक माध्यम है जो मैं बराबर एक्सप्लेन करता हूँ कि म्यूजिक इज वन which gives you solace, which gives you rest, which gives you peace in mind, and you must adhere to that particular thing for your life. अक्सर हमने सुना है कि आम भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं इन वाक्यों को, तकदीर तो भगवान लिखता है, हाथों की लकीरों में जो लिखा है वही होना है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जिद्दी होते हैं, कुछ हठी होते हैं जो तकदीर बदल देते हैं और अपने हाथों की लकीरों को मिटाकर अपनी एक नई लकीर को बनाते हैं। बहुत गिने चुने नाम होते हैं इन जिद्दी लोगों की। इसी में एक नाम अगर हम कहें कि डॉक्टर आर्यन सिंह का है तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने भी अपना जो रास्ता है वो खुद बनाया और आपने खुद को यहाँ स्थापित किया। नॉर्मली लोग जो काम करते हैं, जो उनका पेशा होता है, वो मजबूरीवश होता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से कि हाँ हम ये बनना चाहते थे और हमने यही किया और हम खुश हैं इस जगह पर। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ 2 या 3 काम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आपने हमें बताया आप अध्ययन भी करते हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और आप डॉक्टर भी हैं। लेकिन एक ही आदमी में बहुत सारा कुछ अगर समा जाए तो शायद उसे इंसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत छुपी हुई बात हमें आपके बारे में पता चली है। इतना कुछ है आप में, लेकिन आप रचनाकार भी हैं, लिखते भी हैं आप। तो कार्यक्रम के इस पल को, आपके इस रूप को हम यहाँ कुछ देर के लिए जीना चाहेंगे और आपके उस रूप पे हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पहलू को छूने के लिए मेरी जिंदगी का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जो काम आपके सामने आए उसको चैलेंज के रूप में आप लें तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी कहानियों को सुनना, उसको लिखना। बहुत सी कहानियाँ हमारी किताब में, मैंने एक किताब लिखी है मंथन, उसका 2 एडिशन हो चुका है, अभी 200 कहानियाँ उसमें है। कोई नई कहानी नहीं है उसमें, कोई नई कहानी नहीं है। ये इस देश की कहानी है, इस समाज की कहानी है, ये परिवार की कहानियाँ उसमें है, उसमें हमारे लोगों के पर्सनल कहानियाँ हैं। तो इसको मैंने लिखा है जस्ट अपनी भाषा में और लोगों को अपनी भाषा में सुनाता हूँ।
मैं समझता हूँ कि कहानियों के माध्यम से अब कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है और उसका जो असर होता है लोगों पर, वो कहीं भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमने कुछ नहीं, कहानियों में जो भी हमें अच्छा लगता है उस कहानी को मैं जोड़ना चाहता हूँ और लिख देता हूँ। और लिखते लिखते बहुत जगह लिखते रहे, और हमारा एक टाइपिस्ट है मेरा, उसको मैं बुलाता हूँ, है लिखो आज कहानी है लिखो। वो लिख लेता है और फिर प्रिंट करके मेरे पास आता है, ये ठीक कर लो, चलो गया। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं सोचता रहता हूँ कैसा हो गया। मैंने कोई चीज़ देखा तो उसको मैं नोट कर लिया, वहाँ पहुँच गए, बुलाओ अशेष जी को बुलाओ, मैं उस पर लिखना चाहता हूँ, उसको पढ़ कर लिखा दिया। 5 मिनट का दरवाज़ा बंद कीजिए, मुझे कुछ लिखवाना है। दिमाग में कुछ आया, लिखवा दिया। तो इस तरह से, जैसे एक छोटी सी वाकया मैं आपको देता हूँ कि एक औरत हमारे यहाँ बहुत दिन से इलाज कराती जाती है, अधेड़ उम्र की महिला, हमसे बहुत 4-5 साल से हमारे यहाँ इलाज कराती है। वो नंबर पर बैठी थी, वो हमारे पास आती है भुनभुनाते हुए। हम कहे, क्या हुआ माँ जी, आज बहुत गुस्से में आप? क्या कहें, हमको समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि अपना सारा पैसा बहुरिया का नाम लिख दें। तो हमने कहा कि बहुरिया का नाम लिख दें, बहुरी को दे दीजिएगा तो फिर आपको घर से निकाल देगी। तो औरत ने जो जवाब दिया वो मैंने शायद इसको लिखना चाहिए। क्या जवाब था? उसने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे हस्बैंड तो चल गए थे, लेकिन हमारा जो है कि पैसा जो हमको था वो हम रखे हैं अपने पोता के लिए, अपने इसके लिए। अब बेटा हमारा पियक्कड़ हो गया है, वो हमारे माथा पर चढ़ के, हमारा छाती पर चढ़ के हमसे पैसा ले लेता है। ममता के चलते हम दे देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अपने बहू को दे देंगे तो बहू की भी तो ममता है अपने बेटा के लिए, वो अपने हस्बैंड को नहीं देगी, तो मेरे पोता का भविष्य अच्छा होगा, ये तो पी के खत्म कर देगा। हमने कहा, माँ जी, जब आप अपने पोता के लिए इतना सोच रहे हैं कि आपको जो था, मेरा तो पैसा आ जाएगा, हम जो पेंशन मिलता है उससे रहेंगे, मैं सब पैसा चाहती हूँ कि बहू को दे दूँ। हमने कहा, जब आपको इतना अच्छा नेक विचार है तो आप जरूर दे दें, और बेटा को कम से कम लेसन सिखाएं कि गलत काम करने से तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ये छोटा सामाजिक संदेश है कि आपका विचार क्या है, तो उसको मैंने लिखा। एक बार मैं कहीं चला जा रहा था गाड़ी से, बहुत ही स्पीड में कोई मोटरसाइकिल गया और मेरा ड्राइवर भी घबराया कि कितना स्पीड से ही जा रहा है। तो देखा मैंने कि साहब, वो ड्राइवर बोला कि बहुत स्पीड में जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद 5-10 किलोमीटर के बाद देखा कि गाड़ी स्लो हो गई, ट्रैफिक जाम हो रहा है। देखा कि एक ट्रक से धक्का लग गया है, और ट्रक के पीछे जैसे लिखा रहता है ना, जो जल्दी में वो चले गए। तो मैंने कहा, क्या बात, मैंने लिखा जो जल्दी में वो चले गए। तो ये वाकया मैंने मेरी किताब में लिखी। एक बार क्या हुआ कि हमारे सामाजिक संदर्भ में, एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक लेडी आई, वो सोने से तली हुई, बहुत ही कहते हैं एकदम ठाठ से और घमंड में, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। वो डॉक्टर सिंह, जो भी खर्च होगा हम करेंगे, हमारे हस्बैंड को पूरा ठीक हो जाना चाहिए। प्रभु की इच्छा, अब मेरे इच्छा से तो एक्सीडेंट हुआ है, तो प्रभु की इच्छा होगी। खैर एनीवे, जब उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करने लगे, उसके सोने का और घमंड का खास होने लगा, तो अल्टीमेटली एक दिन हमसे आकर कहती है, डॉक्टर साहब कैसे होगा, समझ में आता है, खून देने वाला कोई आदमी नहीं है, हमारे हस्बैंड को खून नहीं बढ़ रहा, हम क्या करें। हमने पूछा कि सुनो मैडम, ये बताओ कि इसका माई बाप है कि नहीं? तो हाँ है, वो लोग तो कोई नहीं देखता है, ऐसे वैसे घर के बारे में कहना शुरू कर दी। मैंने कहा, सुनो, तुम इसका क्या भाई का या बाप का एड्रेस दो। तो फ़ोन मिला हमको, हमने फ़ोन किया तो उसके पिताजी बोले पेशेंट के, हम तो इसी एरिया में हैं डॉक्टर साहब, हम तो आके घूमते रहते हैं, लेकिन हमको लेडी आने नहीं देती है, वो कहती है कि नहीं हम सब कर लेंगे। हमने कहा कि आप आइए। उसके 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने खून दिया। खून देने के बाद वो पेशेंट ठीक हुआ। मैंने औरत को सभी को बैठाया। मैंने औरत से कहा, लेडी से, कि मैडम आप हस्बैंड के सबसे क्लोज रिलेटिव हो, बीइंग वाइफ, बट यू आर नॉट ब्लड रिलेटिव। खून के देने के समय में खून ही काम आता है। और ये बात जब मैंने कही तो उसके आंखों से आंसू आने लगे, उसका हस्बैंड बच गया था। इस कहानी को मैंने लिखी है।
तो ये सब जो रोज के मर्रा के समय में जो कहानियाँ जो आई गई बीती हो जाती है, उसका समाज को कुछ उसको मिले उससे सबक, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक मेरी कहानी उसमें लिखी है कि एक रमाकांत जी थे, उनको बच्चा नहीं था, अब एक लड़का था, लड़का के शादी किए, फिर बाल बच्चा हुआ, तो रमाकांत जी की वाइफ का भी डेथ हो गया। तो रमाकांत जी ने कहते हैं 3 कमरे का एक मकान बनाया था, एक में बेटा रहता था, एक बेटी था, एक अपने रहते थे। वाइफ का डेथ होने के बाद कुछ दिन के बाद बेटी कहते हैं पोती आई कहने या बेटा कहने आया कि पापा हम बच्ची बड़ी हो गई है, अब हमको कमरा दे दीजिए, आप बैठकी में चले आइए। इसके पहले वहाँ कहते बैठकी में आ गए। फिर कुछ दिन के बाद बैठकी में इनका प्रमोशन हुआ तो लोग आने लगे मिलने, बैठकी में खांसते थे वो, उनको बरंडा पर कर दिया गया। इसके पहले वहाँ गए, बरंडा पर उनका बेड लग गया। फिर कुछ दिन के बाद गैराज में बेड लग गया। एक दिन घर में खुशी का माहौल था, कार खरीदा गया। कार खरीद के जब आया तो खुशी का माहौल था, ये भी खुश थे, मिठाई उठाई खाए। लेकिन दूसरे दिन हुआ कि कार कहाँ रखा जाएगा, अब आपको हम वृद्धाश्रम में रख देते हैं। इसके पहले वहाँ गए, वो वृद्धाश्रम में चले गए। वृद्धाश्रम में उनका जब मौत हुआ तो इनको खबर हुआ बेटे को कि तुम्हारे पिताजी का डेथ हो गया, आकर ले जाइए सामान। एक लिफाफा रखा था, लिफाफा पर उन्होंने लिखा था पिता ने कि बेटा मैंने जो तुमको संस्कार दिए उसके चलते मुझे वृद्धाश्रम में अनअटेंडेड मरना पड़ा। तुम अपने बच्चों को ये संस्कार मत देना कि तुम्हें ये प्रायश्चित करना पड़े। ये पत्र लिखा उसने। तो इस तरह की कहानियों को संग्रह करके मैं लिखता रहता हूँ और समाज के बारे में चिंतन जो है उसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जब मैं चिंतन करता रहता हूँ ऑल द टाइम, गाड़ी में बैठे हुए कहीं पर भी खुराफात सोचने से अच्छा समाज के बारे में चिंतन करो। तो मैंने देखा है, जैसे मेरी कहानी में आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में आपने जाना, तो आज से जब मैं 19 साल 6 महीने का था, जनवरी मेरा जन्म है, 19 साल 5 महीने का था, तो हमारी शादी कर दी गई। मैं मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर में था। पिताजी ने कहा तुम्हारी शादी होगी, माँ ने कहा बाबूजी तुम्हारी शादी ठीक कर दी। दैट वाज एरा ऑफ ओबीडियंस। उस वक्त बाप माँ घर का बड़ा आदमी कह देता था, दाऊ जी कह देते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कहें, क्योंकि हम और समझते थे कि हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है। फिर 10-15 साल के बाद एरा बदल गया, वो आ गया एरा ऑफ डिस्कशन। अगर बाप कुछ कह रहा है तो बेटा कहता मैं डिस्कस करूंगा क्या ऐसा कर रहे हैं। तब 15 साल के फिर एरा ऑफ डिबेट आ गया। अब मैं डिबेट करूंगा क्या सही है क्या गलत है। पिताजी आप कह तो रहे हैं लेकिन आई डोंट एग्री, और यू से ठीक है समझिए आप, मैं करूंगा लेकिन आई डोंट लाइक इट, ये बोलता है बच्चा। और आज एरा ऑफ डिसोबीडियंस आ गया है। बाप ने कह दिया तो जरूरी नहीं कि बेटा मान ले। तो ये सारे चेंज जो हमारे हुए हैं, इसको एक जगह कंक्रीट करके मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो ये गलत है। कर्तव्य बोध की भावना रखो, कर्तव्य बोध की भावना रखो, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। अधिकार बोध की भावना रखोगे बहुत गलत होगा। तो ये सब कहानियों को मैं अपने में जोड़ता हूँ और इसको लिखते रहता हूँ, और इससे मेरे को फायदा क्या है कि हम खुराफात सोचने के बजाय कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी कहानी को लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और छोटी छोटी कहानियाँ उसमें ऐसी हैं कि आपको मन भी लगेगा। अगर पढ़िएगा तो आप रोज 5 कहानी पढ़िए तो आपको रात में नींद भी अच्छी आएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आर.एन. सिंह एक नाम है, आपका पेशा है डॉक्टरी। जब मैं आपसे यहाँ बैठ करके बातचीत कर रही हूँ तो उससे आपके व्यक्तित्व की जो छवि है वो आपके पेशे से बिल्कुल भिन्न है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इतने बड़े डॉक्टर से बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक आम इंसान से मेरी बातचीत हो रही है। तो क्या आर.एन. सिंह अपने कैबिन के अलावा आम पब्लिक के लिए कहीं बहुत ही साधारण रूप से भी उपलब्ध है? जहाँ तक इस प्रश्न का जवाब है, आप अगर देखेंगे मेरे कामों को तो आप पाएंगे कि आज 42 साल से मैं रेड क्रॉस में हर एक मंगलवार को जाता हूँ और 20 पेशेंट, 15 से 20 पेशेंट मैं फ्री देखता हूँ। और वहाँ के जो गरीब पेशेंट हैं
उनका मैं अपने यहाँ इलाज भी करता हूँ, कम पैसे में, कभी कभी फ्री भी करता हूँ, डिपेंडिंग उनका कैसा सोशल स्टेटस है। फिर मैं आज 20 साल से एक यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर खोला हूँ, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने है, औषधि के ठीक सामने है। उसमें हम अभी तक करीब 35,000 गरीबों को फ्री में आर्टिफिशियल लिम्ब दिए हुए हैं, पैरों, कृत्रिम पैर। फिर मैं अपने गांव गोलमा में, जहां मेरा जन्म स्थान है, वहां मैं एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खोलने का मेरी प्लान है, बन गया बिल्डिंग, अस्पताल है। वहां मैं महीना में एक बार सुबह जाता हूं, दिन भर पेशेंट देख करके फिर दूसरे दिन लौटता हूं, सब फ्री में करता हूं। कुछ ऐसे काम हैं जो मैं गरीबों के लिए करता हूं, जैसे हमारी एक बेटी का डेथ 2000 ईस्वी में हो गया किसी कारणवश। उसके नाम से पुष्पांजलि शिक्षा केंद्र हम खोलते हैं। हमारे बरामदे पर 4 बजे से 6 बजे तक मोहल्ले के जितने दाई और रिक्शा वाले के बच्चे हैं, उनको हम स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं। जाते वक्त उनको मिठाई दिया जाता है, पुष्पांजलि शिक्षा केंद्र के नाम से जानते हैं। इस तरह से मैं अनाथालय है रोड नंबर 2 में रंजीत भाई का, जिसमें हमारी 17 बेटियां थी, जिसको मैंने पालना शुरू किया। हमारी सभी बच्चियों की मैंने वहाँ से शादी की। अभी 4 बच्चे हमारी बची हुए हैं, और उन सबको पढ़ा लिखा करके जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपने यहाँ नौकरी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो मेन काउंटर पर एक है, ममता नाम की लड़की, वो अनाथालय की लड़की, उसको मैंने जॉब भी दिया है। यहाँ काम देने से उसको एक्सपोजर होता है, तो उसकी शादी भी उसकी हो गई। एक लड़की और थी सोनी, उसकी भी शादी हो गई। तो ये सब करता रहता हूँ। जहाँ तक डॉक्टरी पेशे का सवाल है, इसका जो भी पॉसिबल अगर होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को मदद करूँ। जैसे कि TCI यानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसका कि पैर इस तरह से टेढ़ा है, पैर नहीं लग सकता है, उसका अगर करेक्टिव सर्जरी करनी है तो वो हमारे अस्पताल में उसका फ्री इलाज होता है, दवाई से लेकर रहने से लेकर सब कुछ, ताकि उसको अच्छा पैर बना करके उसके जिंदगी में भेजी जाए। मैं अपने गांव में, पूरे गांव में अलायंस आई सेंटर, जो यहाँ अलायंस हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल, अलायंस आई हॉस्पिटल के थ्रू मैं अपने दोनों पंचायत, हमारे गांव में 2 पंचायत है, दोनों पंचायत का समय समय पर पूरे पंचायत के घर जा कर के आँख का जांच कराता हूँ। लास्ट टाइम हमने 2200 आदमी को कहते हैं चश्मा दिया है, और करीब 250 आदमी का हमने ऑपरेशन कराया है। तो गाड़ी से उनको ले आ करके हम लोग पटना में ऑपरेशन कराते हैं, फिर उनको भेजते हैं। दिन में ऑपरेशन कराने के बाद हमारे नर्सिंगों में लोग रुकते हैं, और सुबह उनको फिर गाड़ी से भेज दिया जाता है। इस तरह का सामाजिक काम हम करते हैं। ये सभी एक्यूमुलेटिव इफेक्ट उसका हुआ है पद्मश्री। तो ये सारा चीज़ मैं करता रहता हूँ। इसलिए मैं गरीबों के लिए उपलब्ध हूँ, बट जहाँ उनको उपलब्ध होना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक में वो काम नहीं इसलिए कर सकता हूँ कि मेरा क्लिनिक अब प्रॉब्लम है कि मेरा क्लिनिक एक स्टैंडर्ड का क्लिनिक है, NABH एक्रेडिटेड है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ 12 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। इसका एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, जिसमें हमको पैसा खर्च होता है, हमारे इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं। इन सब चीज़ों के चलते मैं खुलेआम ये सब काम अपने क्लिनिक में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस बात को समझते हुए कि पब्लिक को इसका नीड है, मैं अलग तरीके से उन लोगों को मदद करने का काम करता हूँ, और ऐसा आशा करता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं गरीबों के लिए सेवा करता रहूँगा। सर, आपके साथ बातों का ये जो सफ़र है इतना खूबसूरत बीत रहा है, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करना कि इसे विराम देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन समय की पाबंदी होती है, और हर एक कार्यक्रम का फॉर्मेट होता है कि हमें उसे इस अंतराल में स्टॉप कर देना है। आपसे चलते चलते कार्यक्रम के अंत में ये अंतिम सवाल होगा, सवाल नहीं होगा, ये युवाओं के लिए एक संदेश होगा। आज के युवाओं में जो भटकाव है, निराशा है, डिप्रेशन है, या फिर बहुत जल्दी बहुत बड़े लक्ष्य को पा लेने की जो आशा है, और भी बहुत सारे कुछ हैं। आप चूँकि बहुत पुराने समय से इस समय में आए हैं, तो आपने तो बहुत कुछ देखा है। हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश है?
मुकद्दर से फाजिल और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। इस चीज को याद रखिए। और दूसरा संदेश है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसकी विशेषता अगर रखें आप तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी निराशा का बेस्ट कारण यही है कि जो प्राप्त है उसको हम अपर्याप्त मानते हैं, और उसी अपर्याप्त को पर्याप्त करने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को खो देते हैं। हम आज जिए, आज का नाम प्रेजेंट होता है। डू यू नो व्हाई? प्रेजेंट का मतलब होता है आप रात में सोते हो, कल सुबह उठोगे कि नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप उठते हो सुबह तो प्रभु वो दिन आपको प्रेजेंट में देता है, इसलिए उसका नाम प्रेजेंट कहा जाता है। तो लिव टुडे, मेक दिस डे ए स्पेशल डे। और याद रखो, मनुष्य के दो बहुत बड़े दुश्मन उसके साथ होते हैं, वो है बीते हुए कल का अफसोस और आने वाली कल की चिंता। ये दोनों से दूर रहोगे और आज के दिन को अगर अच्छा बना कर रखोगे तो जिंदगी में बराबर सफल पाओगे। और कभी भी किसी को फॉलो करने का कोशिश मत करो। याद रखो, एक पथिक ने नदी से पूछा कि माते, तुम सब नदियां मिलकर के समुद्र में जाती हो, सब मीठा पानी लेके जाती हो, समुद्र खारा क्यों हो जाता है? नदी ने कहा कि तुम समुद्र से ही पूछो। वो समुद्र के पास गए। समुद्र ने कहा कि नदी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक हाथ से लेती है, दूसरे हाथ से दे देती है, और मैं सबको लेकर रख लेती हूँ। वो मीठा रहती है, मैं खारा हो जाता हूँ। जिंदगी को नदी का प्रवाह बनाओ, जो तुम्हारे पास है उसको देने की प्रवृत्ति बनाओ, लोगों को खुश करने का प्रवृत्ति बनाओ, लोगों को तकलीफ न दो, इसकी धारणा बराबर रखो। और कहीं कहीं पर एक बात जानो कि तुमसे कोई आदमी तुमको पसंद करता है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम में वो अहंकार आए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। समझो कि वो आदमी में वो क्वालिटी है कि तुम्हारे बुराइयों को नजरअंदाज कर रहा है। दिस इज शुड बी द लाइफ, एंड इफ यू फॉलो दिस यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इन एनी सर्कमस्टांसेस। थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत करना वाकई बहुत सुखद एहसास रहा और बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने के क्रम में आपसे आपके एक नए व्यक्तित्व को देखा, जाना, उससे परिचित हुए। लेकिन समय की पाबंदी के कारण इस अंक के इस हिस्से को हम यही विराम देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।